हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मानक रूप है वो आचार्य शुक्ल जी का माना जाता है। उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन किया गया है उनके द्वारा सबसे ज़्यादा तर्कसंगत है। उन्होंने उनसे पहले भी बहुत सारे रचयिता हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है, लेकिन जो सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। हम हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं आपको उन्हीं का वर्गीकरण बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि जो उन्होंने वर्गीकरण किया गया है उसके साथ साथ उसमें किन किन भाषाओं का प्रयोग या हिंदी के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है। आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण इस तरह से है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण 4 कालों में किया है, जिसका शुरुआत यानी कि हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है 1050 ईस्वी से। 1050 से 1375 तक का काल उन्होंने कहा है आदिकाल, जो चंद्रवदय का समय है। उसके बाद है 1375 से 1700 तक का, वो है पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, जो तुलसीदास और सूरदास जी का समय कहा जाता है। उसके बाद है 1700 से लेकर 1900 तक का, जो पूरी तरह से श्रृंगार काल है, उसे कहा गया है उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल नाम से अभिहित किया गया है। उसके बाद है 1900 से लेकर अब तक का यानी कि अद्यतन। 1900 का समय जो कहा जाता है वो है भारतेंदु। उसके बाद द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद काल कहा जाता है। यदि हम हिंदी भाषा का प्रयोग देखा जाए तो आदिकाल में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा था, वो था आदिकाल में अपभ्रंश, अवहट्ठ, मैथिल और राजस्थानी भाषा की जो बोली है डिंगल पिंगल, उसमें साहित्य रचा गया है। जिसकी यदि मैं आपको उदाहरण की बात करूं तो आप पृथ्वीराज रासू के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल तुलसीदास, सूरदास जी का रचा गया है। रसखान जैसे बहुत अच्छे जो कवि हैं वो भी इसी काल में आते हैं। तुलसीदास जी की भाषा रही है अवधी। जो महाकाव्य जो कालजयी रचना है रामचरितमानस, उसके बारे में हम सब जानते हैं। वो रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो यदि हम भक्ति काल की भाषा की बात करें, किस भाषा में सबसे ज्यादा साहित्य उस समय रचा गया है, वो है अवधी भाषा और ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को जो प्रसिद्धता दिलाई है उसमें सबसे पहला नाम आता है सूरदास जी का। उसके बाद बात करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल पूरी तरह से श्रृंगार काल यानी कि अलंकृत काल रहा। और यदि श्रृंगार को सबसे सुंदर तरीके से किसी भाषा या किसी बोली में वर्णित किया जा सकता है तो वो है ब्रज भाषा। इसीलिए जितने भी रीतिकालीन कवि थे, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीति मुक्त हो या रीति सिद्ध हो, उन सभी ने ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। फिर हम बात करते हैं आधुनिक काल यानी कि आज के समय की। भारतेंदु जी से लेकर आज के समय तक कवियों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वो खड़ी बोली भारतेंदु जी ने उसे स्थापित करने की कोशिश की थी, फिर द्विवेदी युग तक आते आते वो पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। उसका एक परिमार्जित, एक साहित्यिक रूप हमारे सामने आ चुका था। उसे ये कहा जाए कि अगर स्थापना करने में द्विवेदी जी का, भारतेंदु जी का बहुत हाथ है तो कुछ कम नहीं होगा। छायावाद तक आते आते वो सभी कवियों के लिए प्रिय भाषा हो गई थी, जो आज हम सभी इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में भी और साहित्य में भी। बस ये कहा जाए कि साहित्य के लिए जो व्याकरण शुद्ध भाषा है वो इस्तेमाल की जाती है, औपचारिक भाषा, और हम जो बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो है अनौपचारिक भाषा।